हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शकील अहमद। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में हमारे उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करके मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया के औचित्य के बारे में कुछ सवाल उठाए गए थे और उसी के बारे में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से जवाब तलब किया था और उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में कुछ निर्देशों की बात कही थी। यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी और मेंस ओरिएंटेड भी भारत का निर्वाचन आयोग। तो इस वीडियो में हम निर्वाचन आयोग को डिटेल में देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में क्या करवाने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का आयोजन करने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई कि भारत के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का आयोजन करना, उनका संचालन करना, उनका अधीक्षण करना, उनका नियंत्रण करना, ये सारे काम किसके हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग के हैं। ठीक है, किस किस का मुख्य तौर पर अगर हम चुनाव की बात करें तो किस किस के चुनाव करते हैं? ये लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, राष्ट्रपति हमारे होते हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल जो भी है, राज्य विधानमंडल, अब चाहे वो राज्य विधानसभा हो या विधान परिषद हो, सभी तरह के चुनाव हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक इसके बारे में बात कही गई है। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? क्योंकि संविधान में प्रावधान है, तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और इसीलिए 25 जनवरी को हम हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। संरचना क्या है इसकी? किस तरह का ये एक निकाय है? तो पहली बात हम कहेंगे कि ये बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय निकाय है। क्या हमेशा से बहुसदस्यीय था? जी नहीं, ये था मूल रूप से अगर हम कहें एक सदस्यीय। लेकिन जब 1989 में 61वां संविधान संशोधन आया, ये बात आपको पता रहनी चाहिए, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया कब? 1989 में। तो क्या हुआ? मतदान करने की आयु को जो पहले 21 वर्ष थी, इसको अब कर दिया गया 18 वर्ष। इससे पहले मतदान की आयु थी 21 वर्ष। अगर आप 21 साल के हो गए तो आप मतदान कर सकते हैं। लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के अंतर्गत 18 वर्ष इसको कर दिया गया। तो एकदम से हमने देखा कि मतदाताओं की संख्या बढ़ गई और अब काम का लोड ज़्यादा हो गया। तो फिर सरकार ने क्या किया? यहाँ पर +2 निर्वाचन आयुक्तों को और लाया गया। और इसका जो निर्वाचन आयुक्तों को लाया गया, इसका नाम क्या रखा? किस संशोधन के द्वारा लाया गया? ये लाया गया चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम।
चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989। फिर से एक बार बात करते हैं। बहुसदस्यीय निकाय वर्तमान में है। क्या हुआ, मूल रूप से एक सदस्यीय था, लेकिन जब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जिसमें 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदान की आयु कर दी गई, तो फिर 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक संशोधन लाया गया, चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के माध्यम से। लेकिन फिर एक मुद्दा उठा कि चुनाव के एक सप्ताह पहले इन 2 निर्वाचन आयुक्तों की क्या की गई थी, नियुक्ति की गई थी। तो 1990 में क्या होता है, 1990 में सरकार इन दोनों चुनाव आयुक्तों के पद को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। और 1993 में एक बार फिर से वापस 1+2 का ये रेशियो आ जाता है और वर्तमान में यही चला आ रहा है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा ये जो संशोधन किया गया था, इसमें ऐसा नहीं है कि 2 ही निर्वाचन आयुक्त होंगे, इसमें एक से अधिक, मतलब में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा जितने राष्ट्रपति चाहें उतनों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो वर्तमान में 2 निर्वाचन आयुक्त हमारे यहाँ पर है। नियुक्ति कौन करता है सर? नियुक्ति करता है हमारे भारत के राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि संविधान के अंदर इन 6 वर्ष का या पदावधि का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, जो इनका दर्जा है, जो इनका सम्मान है, मतलब में निर्वाचन आयुक्तों का, इसकी अगर हम बात करें, या वेतन भत्ते हैं, वो किसके बराबर मिलते हैं? ये मिलते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर। ठीक है, और इनको जो पद मुक्त किया जा सकता है उसका भी प्रोसेस यही है कि अगर अक्षमता, असक्षमता और दुर्व्यवहार के आधार पर जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, उसी तरह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, सिर्फ किसको? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। बाकी के ये जो 2 हैं, इनको कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन इसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके बिना आप इनको हटा नहीं सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इसी में हमने कहा कि निर्वाचन आयोग का काम है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से क्या करने का, चुनावों का आयोजन कराने का, उनका अधीक्षण करने का। तो कुछ स्वतंत्रताएं तो होनी चाहिए, वरना सरकार तो इन्हें अपने अंडर में लेने की कोशिश करेगी। और यही मुद्दा वर्तमान में भी उठा हुआ है कि कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग जो है वो सरकार के अंडर में काम करता है। ठीक है, तो मुख्य फिर हमारे संविधान ने निर्वाचन आयोग को कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की है। वो क्या है? जैसे कि चुनाव आयुक्त को जब एक बार नियुक्त कर दिया जाता है तो हटाया नहीं जा सकता आसानी से। हटाने की प्रक्रिया कैसी होगी? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तरह ही होगी। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है तो राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा दे, वरना वो एक स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगा। पहला ये है। इसके अलावा नियुक्ति के पश्चात जो उसकी सेवा शर्तें हैं, उनमें किसी भी तरह का गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह का गैर लाभकारी परिवर्तन नियुक्ति के पश्चात नहीं किया जा सकता। इसके बाद जैसा कि ये तो किसकी प्रक्रिया थी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। अगर बाकी के 2 निर्वाचन आयुक्तों की हम बात करें, इलेक्शन कमिश्नरों की बात करें, तो उनको कैसे हटाया जा सकता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह पर ही हटाया जा सकता है, वरना इनको भी नहीं हटाया जा सकता। ये एक बड़ी बात है, ये बड़ी स्वतंत्रता है, जिससे कि ये आराम से अपना काम स्वतंत्र रूप से अंजाम दे सकें। आगे बढ़ते हैं।
शक्तियां और कार्य किसके, हमारे इलेक्शन कमीशन के क्या शक्तियां हैं और क्या कार्य हैं। तो इसको हमने दो तरह से बांटने की कोशिश की है। एक हमने दिखाया प्रशासनिक शक्तियां क्या क्या हैं हमारे निर्वाचन आयोग के पास। तो आइए, संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना, यानी कौन सा निर्वाचन क्षेत्र कितना होगा, कहां से कहां तक इसकी बाउंड्री होगी, इसको आधार बनाएगा परिसीमन आयोग अधिनियम। और इसी आधार पर कौन काम करेगा, ये प्रशासन, हमारा निर्वाचन आयोग ये काम करेगा। क्या, संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण ये करता है। फिर मतदाता सूची तैयार करने का काम भी निर्वाचन आयोग का है। इसको समय समय पर संशोधित करना, जिसका अगर किसी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई तो उसका नाम हटाना, नए नामों को जोड़ना, सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना, इस काम सारा किसका है, निर्वाचन आयोग का। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना, ये भी हमारे निर्वाचन आयोग का काम है। चुनाव आयोग क्या करता है, राजनीतिक दलों की आम सहमति से विकसित आदर्श आचार संहिता के सख्त पालन के माध्यम से राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करता है ना। ऐसा तो नहीं है कि जो बड़ी पार्टियां हैं वही डोमिनेंट रहे, जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उसको चुनाव के समान अवसर सुनिश्चित करवाना, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारे निर्वाचन आयोग की। फिर चुनावों के संचालन हेतु चुनाव कार्यक्रम तय करता है, ये बात आपको भी पता है। चाहे वो मुख्य चुनाव हो या चाहे वो उपचुनाव हो, सभी तरह का संचालन हमारा चुनाव आयोग ही करता है। इसके बाद इसके कुछ सलाहकारी और अर्ध न्यायिक शक्तियां देखते हैं, कार्य देखते हैं क्या क्या है। संविधान के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों के चुनाव के बाद जो अयोग्यता का मामला आता है, इसमें आयोग के पास ही सलाहकार अधिकार क्षेत्र है कि किसको अयोग्य घोषित किया जाए और किसको अयोग्य घोषित नहीं किया जाए। चुनाव में भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सामने आते हैं, ऐसे मामले जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सामने आते हैं कि किसी ने चुनाव के दौरान धोखाधड़ी की है, ऐसे मामले इस सवाल हेतु आयोग की राय के लिए भी भेजा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को आयोग अयोग्य घोषित किया जाएगा और यदि किया जाएगा तो किस अवधि के लिए। यानी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ये दोष लगता है कि वो चुनाव में उसने भ्रष्ट आचरण किए हैं, तो इस मामले में भी आयोग से पूछा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को क्या अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, और अगर किया जाना चाहिए तो कितने समय के लिए ये होना चाहिए। अगली है, आयोग के पास मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन, जैसे कि अभी हमने देखा महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों का विभाजन हुआ, एक राजनीतिक दल का, या विलय से संबंधित विवादों को निपटाने की अर्ध न्यायिक शक्ति भी है। जब राजनीतिक दलों का विभाजन होता है या विलय होता है तो इस संबंध के विवादों को भी निपटाने की अर्ध न्यायिक शक्ति किसके पास है, हमारे निर्वाचन आयोग के पास। आयोग के पास ऐसे किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है जो समय के भीतर कानून द्वारा निर्धारित तरीके से अपने चुनावी खर्चों का लेखा जोखा करने में विफल रहा है। अगर आप अपने चुनावी खर्चों का लेखा जोखा सही समय पर कानून के आधार पर आयोग के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आयोग के पास शक्ति है कि वो आपको अयोग्य घोषित कर सकता है। तो ये हमने बात की आयोग की शक्तियों के बारे में, आयोग के कार्यों के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कुछ सीमाएं, कुछ कमियां जो निर्वाचन आयोग के स्ट्रक्चर में, इस संस्था में हमें नजर आती हैं, या संविधान ने जो इसके अंदर कुछ कमियां रखी हैं। क्या है वो? संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता, अर्हता, यानी जो आप चुनाव आयुक्त को जब आप नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं तो उसमें आपकी उन सदस्यों की योग्यता क्या हो, उनकी अर्हता क्या हो, चाहे उनका विधिक बैकग्राउंड हो, शैक्षणिक बैकग्राउंड हो, ऐसा कुछ भी निर्धारित नहीं किया है। सिर्फ क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेंगे, किसकी उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, इस बारे में कोई भी बात
नहीं की गई है। इसीलिए अभी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सीनियर IAS ऑफिसर होता है कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक का, उसको कहीं ना कहीं हम निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये एक बड़ी खामी है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख भी नहीं किया गया है, जैसे हमने आपसे पहले बात की थी। इसके बाद एक जो बड़ा मुद्दा आता है, जब कोई स्वतंत्र रूप से काम करेगा ना, तो उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि वो रिटायरमेंट के बाद में किसी भी तरह की सरकारी नियुक्ति नहीं पाएगा। इससे क्या होता है, उसको लालच नहीं रहता रिटायर होने के बाद में किसी नियुक्ति का। लेकिन निर्वाचन आयोग के बारे में ये प्रावधान भी नहीं है। सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्तियों से वंचित नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक अंदेशा बन जाता है कि हो सकता है फ्यूचर में जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो आगे सरकार कोई नियुक्ति मुझे दे देगी, तो हो सकता है वो चुनाव निर्वाचन आयुक्त क्या करे, सरकार के प्रेशर में काम करने को ज़्यादा तवज्जो दे। तो ये कुछ कमियां हमने देखी हैं। इसी से रिलेटेड एक कम्युनिटी पर क्वेश्चन आपको दिया गया था, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर आपने किया ही होगा, लेकिन मैंने देखा कि ज़्यादातर जो आंसर था, ज़्यादातर बच्चे उसमें फेल कर रहे हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा स्थानीय निकायों में हमने कहा पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचन की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। तो क्या ये बात सही है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तक तो ठीक है, लेकिन स्थानीय निकायों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कार्य करता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। तो यहां पर इस पॉइंट की वजह से, इस लाइन की वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। सेकंड देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, बिल्कुल राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन परामर्श, यहाँ पर परामर्श का प्रावधान नहीं है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तीसरा है, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, बिल्कुल ये बात सही है, अर्हता कोई भी निर्धारित नहीं की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, सही हमें बताना है, सही का चयन हमें करना है। तो एक हमने गलत कर दिया था, दो भी हमने गलत कर दिया था, इसका आंसर होगा केवल 3। तो ये वीडियो था हमारा निर्वाचन आयोग के बारे में। अगर आपको लगता है और किसी तरह की चीज़ें इसमें सम्मिलित की जा सकती हैं या कुछ सजेशंस आपके हों तो ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।